बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं रज़ी हसन एक और वीडियो के साथ। आज की वीडियो खासी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि अभी कुछ दिनों से जो एक्सपीरियंस है वो ये है कि इनकम टैक्स की तरफ से सेक्शन 161 का नोटिस, जो सेक्शन 161 एंड 205 रीड विद यानी दोनों इकट्ठे नोटिस आ रहे हैं। मतलब मेरे क्लाइंट्स को भी आए हैं और बाकी लोगों से भी मुझे इन्फॉर्मेशन जो मिल रही है, काफ़ी नोटिस आए हैं। सेक्शन 161 जो है, जैसे हमारे यहाँ मुख्तलिफ रिजीम्स हैं, उनमें से एक विद होल्डिंग टैक्स रिजीम है। तो विद होल्डिंग टैक्स के अंदर वीआर की जो कलेक्शन है वो कोई 68 से 70% जो है वो टैक्स पेयर करके देता है और टैक्स होल्ड करता है। ऐसे मिसाल ले लीजिए जैसे के इलेक्ट्रिक है। के इलेक्ट्रिक हमारे बिल में सेल्स टैक्स भी कलेक्ट करता है, इनकम टैक्स भी कलेक्ट करता है, टीवी की लाइसेंस की फ़ीस को भी कलेक्ट करता है और दूसरी चीज़ों को भी कलेक्ट करता है। वो उसको मैंडेट दिया है उन्होंने, लेकिन वो एक देखा जाए तो एक प्राइवेट इदारा है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ पे वो टैक्स कलेक्ट कर रहा था। इसी तरह हर इंडिविजुअल हमारा टैक्स कलेक्ट कर रहा है और टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो मुख्तलिफ किस्म की मॉनिटरिंग में जाता है विद होल्डिंग के हवाले से। तो जैसे सेक्शन 153 की मॉनिटरिंग हो रही है, कभी उसकी 149 की बात हो रही है, कभी किसी और। तो इस दफ़ा इन्होंने जो नोटिस दिए हैं वो सेक्शन 161 के। तो सेक्शन 161 जो है वो है फेलियर टू पे डिडक्टेड यानी कलेक्टेड और डिडक्टेड टैक्स, और उसके साथ वो सेक्शन 205 जोड़ के नोटिस भेज रहे हैं। सेक्शन 205 है डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, वो बनता है कुछ 12.5%। तो अगर ऐसी कोई पोजीशन है कि किसी आदमी का कोई टैक्स डिडक्ट हुआ, अब यहाँ डिडक्ट और कलेक्ट जो किया है और डिडक्ट हुआ है और जो उसने कलेक्ट किया दोनों इसमें आ रहे हैं। तो अगर वो उसका फॉल्ट नहीं भी है तब भी उसके ऊपर डिफ़ॉल्ट सरचार्ज 12.5% से लगा सकते हैं। मतलब अगर ये कि 161 के नोटिस को अटेंड करते हैं और कन्फ्रंट करने के बाद पता चलता है कि जी तकरीबन 1 करोड़ रुपए का जो है वो रिकनसाइल नहीं हो पा रहा, तो उसके अंदर फिर पता चलेगा कि 12.5 लाख रुपए का टैक्स तो वैसे ही लग गया। तो इस बात को समझाना अभी, यानी अगर नोटिस आ रहे हैं, जिनको नोटिस आ रहे हैं, बहुत से क्लाइंट्स भी हैं मेरे, तो उनसे जब डिस्कशन हुई तो उनको एक्सप्लेन करने में मुझे एक्सप्लेन करना पड़ रहा है। और अगर कहीं वो उन्होंने टैक्स कलेक्ट किया हुआ और डिपॉजिट नहीं किया तो वो टैक्स भी जमा करेंगे साथ साथ। हालांकि 161 कोई चार्जिंग सेक्शन इटसेल्फ नहीं है, मगर ये कि जो इसका स्कोप है इसके अंदर वो सारी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। आपने देखा होगा इससे पहले रूल 44 के नोटिस भी आ रहे थे रिकनसाइल कराने के लिए विद होल्डिंग टैक्सेस। तो डे बाय डे जो टैक्सेशन है वो कॉम्प्लेक्स हो रही है और उसको समझने के लिए जो बेहतरीन टूल हो सकता था वो मैंने ये अडॉप्ट किया कि मैं वीडियो के थ्रू अपने क्लाइंट्स के साथ और उन लोगों के साथ जो सवाल कर रहे होते हैं मुख्तलिफ मौके पर या मुझ कुछ जानना चाहते हैं, उनकी नॉलेज के लिए भी मैं फिर ये वीडियोस बना रहा हूँ। और कोशिश मेरी ये है कि इसको मैं आसान अल्फाज में रखूँ, टेक्निकल चीज़ों के जार्गन्स को बजाय मैं वो कॉमन लैंग्वेज रखूँ जो दूसरों को समझ आ जाए। तो सेक्शन 161 का जो नोटिस है इसको आप बिल्कुल अटेंड करें और इसको इग्नोर ना करें। इसके अंदर जो चीज़ें हैं कंप्लाइंस करें, क्योंकि इसके साथ जो उन्होंने रीड विद 205 सेक्शन किया है तो उसके अंदर 12.5% का टैक्स तो वैसे ही लग जाएगा। यानी अगर प्रॉपरली नोटिस अटेंड नहीं हुआ या प्रॉपर रिकनसाइल नहीं किया जा सका तो 12.5% तो टैक्स वैसे ही लगा है। जैसे भी मैंने आपको मिसाल दी कि अगर किसी की वो डिमांड निकाल देते हैं 1 करोड़ की तो फिर 12.5 लाख रुपए तो उसको वैसे ही जमा करना है। अच्छा, अब इसके अलावा बड़ी सारी चेंजेस आ रही हैं जो मैं आपसे शेयर करता हूँ। मसलन मिसाल के तौर पे एक SRO 1771 5 दिसंबर 2022 को इन्होंने इशू किया, नोटिफाई किया था। अभी वो ड्राफ्ट उस पर है स्टेज पे, और उसको आप आसान अल्फाज में उन्होंने इसका नाम रखा है रडार। रडार का मतलब ये है कि रडार इज रियल टाइम असिस्ट डेटा एनालिसिस रिपोजिटरी, और इंटेंशन ये है कि वो जो इदारे हैं उनको लिंक कर दें और रियल टाइम मॉनिटरिंग करें, जैसे पॉइंट ऑफ सेल में भी हुआ था। लेकिन पॉइंट ऑफ सेल उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो सका, उसके रीजंस थे, मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किए थे। तो बहरहाल ये कि इस वक्त जो FBR की अप्रोच है वो बहुत डिफरेंट है और बहुत एग्रेसिव है। और इसके अंदर एक और चीज़ ये है कि FBR एक्ट जो है 2007 का, वो ख़ुद एक मेजर रिफॉर्म्स पे जा रहे हैं। प्रॉब्ली कस्टम्स अलग हो जाए FBR से, और FBR जो है उसकी कलेक्शन में कस्टम्स का भी कंट्रीब्यूशन था वो अलग हो जाएगा। फिर इनको मज़ीद अग्रेसिव टारगेट्स दिए जाएंगे। जैसे आप देखें बिजली की मद में ही कोई 230 और गैस की मद में 350 और एडिशनल टैक्स 170 बिलियन के ये कलेक्ट किए थे। तो अगर मैं और ज़्यादा इसकी डिटेल के अंदर हम जाएँ तो मैं देखें बात जो की जाए, एनालाइज किया जाए सिचुएशन को, तो टैक्स पेयर जो है जनरली हमारे यहाँ ये कॉन्सेप्ट
डेवलप हो गया है कि टैक्स हम नहीं देते या टैक्स चोरी कर रहे हैं। और यही नहीं बल्कि कई दफ़ा तो देखा गया है कि बड़े सीनियर लेवल पे हुकूमती सलाख़ात से भी ये कहा जा रहा है। तो ये इम्प्रेशन मेरे ऑब्जर्वेशन के हिसाब से, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं। मोबाइल पे हम टैक्स देते हैं, बिजली के बिल पे हम टैक्स देते हैं, गैस पे हम टैक्स देते हैं, इवन एजुकेशन उसके ऊपर हम टैक्स दे रहे होते हैं। यानी कोई हर जगह इनकम पे टैक्स दे रहे होते हैं, कोई परचेजिंग कर रहे होते हैं तो वहाँ दे रहे होते हैं टैक्स। तो टैक्स देना तो मैं नहीं समझता कि टैक्स का मसला है। टैक्स का मसला नहीं बल्कि यहाँ पर गवर्नेंस का और पॉलिटिकल थोड़ा इशू है, और गवर्नमेंट के स्पेंडिंग का जो है मसला है। मैं चीज़ें आपसे थोड़ी सी शेयर करता हूँ। मसलन ये कि पीआईए है या स्टील मिल है या रेलवेज है, तो इनके अपने जो लॉसेज हैं साल के वो ह्यूज है। अगर कोई डेटा आपसे शेयर करूँ, मसलन पीआईए का जो एस्टिमेटेड लॉस जो है, जो एनालाइज किया गया है, वो इस साल 2024 में कोई 112 बिलियन के करीब होना है। इसी तरह पाकिस्तान स्टील मिल जो है, पीएसएमसी पाकिस्तान स्टील मिल कॉर्पोरेशन, इसका जो एस्टिमेटेड लॉस है वो 125 बिलियन के करीब एक्सपेक्टेड है। पाकिस्तान रेलवे का जो लॉस है वो एक्सपेक्टेड है 112 बिलियन का। तो अब ये जो लॉसेस कवर करने के लिए जो आप देखिएगा कि इलेक्ट्रिक से जो रिकवरी की गई, गैस से वो कोई 350 बिलियन की गई, इलेक्ट्रिसिटी से कोई 250 बिलियन की एडिशनल रिकवरी ऐसी हुई, 170 के एडिशनल टैक्सेस लगे। तो जाहिर है कि इन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव या पॉलिटिकल ग्राउंड्स पर हैं, बर्डन उसका बॉयल डाउन होकर टैक्स पेयर के ऊपर आता है। तो इसलिए ये चीज़ें मालूम होना हमें ज़रूरी है, और इसकी एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ही मैं वीडियोस बनाता हूँ और शेयर करता हूँ आपसे। एक और चीज़ जो अहम बात है, क्योंकि आज का टॉपिक जो मैंने रखा वो बेसिकली टैक्सेशन, इन्फ्लेशन और अपकमिंग इलेक्शंस है। तो इन चीज़ों की कोरिलेशन में अगर डिस्कस करता हूँ तो आप देखिए कि जो अपकमिंग इलेक्शन है उसके अंदर जो कंजर्वेटिव फिगर है जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजट उसका रखा है वो है 21 बिलियन का। और अगर ये इसमें एक्सपेंसेस बढ़ाना पड़ते हैं, किसी वजह से सिक्योरिटी रीज़न हो जाता है या कोई और अनफोर्सीन एक्सपेंसेस आ जाते हैं, तो ये 25-30 बिलियन तक तो जा रहे हैं मिड रेंज में जो इनकी एक्सपेक्टेशन, और अगर हाई एंड पे गए तो ये तकरीबन 45 से 47 बिलियन तक जा सकते हैं। यानी कि अगर मिनिमम भी हो तो 3,000 करोड़ रुपए का खर्चा आ रहा है इलेक्शन के ऊपर। तो इलेक्शन के ऊपर जब इतने एक्सपेंसेस आ रहे हैं तो ये रिकवर तो कहीं से होंगे। तो इसलिए जो मैं अपने क्लाइंट्स को या उनको ये थ्रू दिस वीडियो भी अपडेट करना चाह रहा हूँ कि जो नोटिस हैं या इनकम टैक्स जो है अब एक बहुत संजीदा डिपार्टमेंट है। तो टैक्स इतना सिंपल नहीं है। आप 161 की अगर मैं बात करूं कि अगर लेट से किसी की रेंटल इनकम है या किसी ने इंपोर्ट करने के बाद, आज से पहले ये होता था कि इंपोर्ट की और पोर्ट पे जो टैक्स दे दिया वो फाइनल टैक्स होता था, लेकिन अब उसने वहाँ पे 5.5% के हिसाब से टैक्स दिया। अब उसको ये मिनिमम टैक्स में चूंकि आ गया तो उसको अपने अकाउंट्स बनाना पड़ेंगे। लेट से उसने अगर इंपोर्ट की 20 करोड़ रुपए की और उसने टैक्स दे दिया अपना पोर्ट के ऊपर, तो वापस जब उसको अपने अकाउंट्स बनाएगा तो वो सारा अपना यानी लिखेगा कि ये टर्नओवर था, फिर मैंने ये सैलरीज दी, मैंने किराया दिया, मैंने बिजली का बिल दिया, जो भी एक्सपेंसेस थे उसकी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस भी और दूसरे, वो सारे डिक्लेयर करेगा और आखिर में जाके वो अपनी इनकम डिक्लेयर करेगा। और मिनिमम टैक्स का मतलब ये है कि उतना टैक्स तो उसने हर सूरत में देना ही है जो वो दे के आया है एक्सपोर्ट पे, और अगर उससे ज़्यादा बनता है तो मज़ीद देगा, और अगर उतना ही है तो इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज वो उसको रिफंड मिलेगा। लेकिन जो लेट से उसने अपने खर्चे बताए कोई 10 करोड़ के, 20 करोड़ की इंपोर्ट की उसने और उसने अपना प्रॉफिट दिखाया, अमूमन इसमें 4%, 3%, 4% ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता, तो बाकी खर्चे ही होते हैं। तो उन खर्चों में वो दिखाता है कि जी मैंने सैलरीज दी, तो सैलरीज के ऊपर जो विद होल्डिंग अप्लाई होता है उसकी डिटेल चाहिए, वो दिखानी है हमें डिपार्टमेंट में। अगर वो कहता है मिसलेनियस खर्चे हुए तो उनकी डिटेल चाहिए हमें, वो दिखानी है हमें। इसी तरह हमें दूसरे जो भी हम एक्सपेंसेस बताते हैं उन सब के ऊपर जो विद होल्डिंग के प्रोविजंस अट्रैक्ट होते हैं वो हमें प्रूव करना पड़ेंगे, वो दिखाना पड़ेंगे। और उसके अंदर अक्सर ऐसा होता है कि वो डिपार्टमेंट जो है उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, तो फिर वो चीज़ों को वो इनकम में ऐड बैक कर देता है और एक डिमांड क्रिएट हो जाती है। 161 के अंदर जो नोटिस आएगा उसके अंदर 12.5% तो वैसे ही डिफॉल्ट सरचार्ज लग सकता है। इन एडिशन टू दैट जो ये होता है कि ये जी आपने होल्ड किया था या करना था आपने नहीं किया, तो वो उसमें एडअप हो जाएगा। तो ये एक ह्यूज इम्पैक्ट हो जाएगा। और रीज़न उसका मैंने जैसे अभी आपसे शेयर किया कि ज़ाहिर है गवर्नमेंट को रन करने के लिए एक्सपेंडिचर चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं से तो उसको कवर करते हैं। खैर हम आगे बात बढ़ाते हैं। अगर हम देखें तो पाकिस्तान के अंदर जो इन्फ्लेशन की तरफ मैं आता हूँ, पॉवर्टी की बात ले लें, अगर हमारे यहाँ पाकिस्तान में जो पॉवर्टी है वो 2023 में कोई 3,420 रुपये
नेशनल पॉवर्टी लाइन लेवल तय किया गया। अब इसके अंदर रूरल और अर्बन अलग है। रूरल के अंदर 3,200 है पर एडल्ट पर मंथ, और जो अर्बन एरिया है उसमें 3,900 पर एडल्ट पर मंथ है। इससे नीचे जो है वो है पॉवर्टी लाइन में, इससे इतना कम से कम अर्न करना है फॉर फूड, फॉर क्लोथ, फॉर शेल्टर, तो पॉवर्टी लाइन से आप लेवल पे या उससे ऊपर है माने जाएंगे। और वर्ल्ड बैंक की जो स्टैटिस्टिक्स है वो ये कि 4.4% लोग जो हैं वो तो पॉवर्टी से नीचे, यानी तकरीबन 1 करोड़ लोग तो ऐसे हैं जो इससे भी कम कमाते हैं पर मंथ। तो ये सिचुएशन है इस वक्त पॉवर्टी की। ऑफिशियली इन्फ्लेशन हमारा 29% अगर कह लें, लेकिन जो दूसरी सोर्सेज हैं वो कहते हैं कि 40% से भी ज़्यादा है, 40 और 44 के बीच में है। लेकिन अगर 29% भी ले लें तो इट्स ह्यूज। और प्रॉब्लम ये हो रही है कि एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर्स जो हैं उनके अंदर भी एक जाहिर है कि एम्प्लॉई चाहते हैं कि उनकी सैलरीज बढ़ाए जाए। एम्प्लॉयर खुद इतना स्ट्रेच्ड है, इतना प्रेशर में है कि वो अपने एक्सपेंसेस मीट करना उसके लिए आसान नहीं रहा। तो ये सिचुएशन फिर ये कि बैंक के अंदर पैसे रख के लोग जो है अब कोशिश कर रहे हैं कि भाई वहीं से प्रॉफिट लेते रहें। तो अगर ये सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो फिर तो जो इकोनॉमिक साइकिल है वो रुकेगा। अच्छा, इन्फ्लेशन का एक और जो अहम बात है वो रिलेटेड होती है मनी से। अगर मनी की बात देखा जाए, जो करेंसी है, पैसा है, उसमें 3 कैरेक्टरिस्टिक उसके बुनियादी हैं। एक तो वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, यानी अगर पहले जैसे बार्टर सिस्टम होता था तो बार्टर सिस्टम में अगर एक आदमी कोई चीज़ उसके पास है वो देना चाहता है और दूसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है तो जाहिर है कि वो उसका इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन चूंकि मनी एक ऐसा मीडियम है जिसमें वो अगर वो चाहता है कि वो कोई वेजिटेबल ले तो वो वेजिटेबल ले लेगा, वो चाहता है कि कोई व्हीकल खरीदे तो वो व्हीकल खरीद सकता है। दूसरा ये कि जो मनी की दूसरी कैरेक्टरिस्टिक है वो ये कि वो वैल्यू को स्टोर करे। तो आज में अगर आज को अर्न करता है और वो अपने पैसे रखता है सेव करके अपने फ्यूचर के लिए, कल के लिए, रिटायरमेंट प्लान के लिए या आगे कोई एक्सपेंस है उसका, तो वो वैल्यू उसकी स्टोर रहे उसमें और वो उसको यूज़ कर सके। तीसरे इसके जो मेन है वो यूनिट ऑफ अकाउंट है, यानी विच अलाउज कि आप कंपेयर कर सकते हैं, एक इन्फॉर्म डिसीजन हो सकता है आपका कि आप कोई चीज़ खरीद रहे हैं, चाहे वो वेजिटेबल हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे घर हो, तो वो सही प्राइस पे लिया जा रहा है या नहीं। तो ये तो 3 बहुत बेसिक जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है। अगर थोड़ा सा और पीछे अगर हम जाएं तो ब्रेटन वुड का जो एग्रीमेंट हुआ था 1944 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, तो वहाँ पर ये तय हुआ था कि जी 44 कंट्रीज थी उसके अंदर जिन्होंने किया था कि वर्ल्ड वॉर के बाद पूरा यूरोप तबाह हो गया था एक तरह से, बड़ी इंटरनेशनल लेवल पे एक इशू था। तो उसमें ये हुआ कि गोल्ड की रिडेम्पशन थी और यूएस डॉलर को इस्तेमाल होना था। $35 का एक ऑन्स गोल्ड था। ब्रेटन वुड एग्रीमेंट चलता रहा 70 तक। उसके बाद फिर जब अरब इसराइल वॉर हुई और यूके ने डिमांड किया यूएसए से कि हमें गोल्ड इसमें दिया जाए जो हमारे पास बिल जमा हो चुके हैं, तो उस पर जाहिर है वो नहीं हो सका, तो वो ब्रेटन वुड एग्रीमेंट जो है वो ख़त्म हो गया। लेकिन उसके बाद फिर पेट्रो डॉलर आ गया था। लेकिन आजकल तो फिएट मनी है। अभी हमने मनी की कैरेक्टरिस्टिक्स को देखा तो फिएट मनी जो है उसमें कोई फिजिकल पीछे उसकी कोई सपोर्ट, कोई रिडेम्पशन नहीं होती। और इसके अंदर इसको IOU कहते हैं कि IOU यानी गवर्नमेंट की ही गारंटी होती है कि ठीक है ये पैसे इसमें, ये इसकी वैल्यू ये है और इसमें ये आपको चीज़ मिल जाएगी। और इसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि इसमें फ्लक्चुएशन बहुत हाई होती है। तो इस वक्त जो हमारे पास जो पैसे हैं वो बेसिकली तो फिएट मनी है। अब फिएट मनी को कंट्रोल करने के लिए अगर मैं, अब बहरहाल बात ये है कि वीडियो फिर बहुत लंबी हो जाएगी, मैं इसको वीडियो को 2-3 हिस्सों में कर दूंगा, लेकिन मैं इन्फ्लेशन को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, मनी की कैरेक्टरिस्टिक को एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। मनी जो है उसकी 3 बेसिक कैरेक्टरिस्टिक हैं। ये मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, वैल्यू स्टोर कर सकती है, और यूनिट ऑफ अकाउंट है इसके अंदर कि अगर कोई चीज़ खरीद रहा है तो वो एक इंटेलिजेंट एजुकेटेड रिस्क ले सकता है कि उसको पता होता है कि किसी चीज़ की जो परचेज़ कर रहा है उसकी वैल्यू क्या है। और इसी तरह उसने अर्न किया है उसको अगर सेव करता है तो वो यूज़ कर सकता है सेकंड डे, 1 साल बाद, रिटायरमेंट के बाद, तो वैल्यू स्टोर करती है। और मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि जाहिर है कि वो बार्टर सिस्टम में जो एक लिमिटेशन थी वो नहीं है इसके अंदर। लेकिन अब मनी की कैरेक्टरिस्टिक तो ये हो गई। इसके बाद हम फिएट मनी को देखना चाहते हैं कि फिएट मनी क्या है, क्योंकि ब्रेटन वुड एग्रीमेंट के बाद उस वक्त तो डॉलर्स की जो रिडेम्पशन थी वो गोल्ड थी, फिर वो पेट्रो डॉलर बन गया था, मगर अब तो फिएट मनी है जिसके अंदर कॉन्सेप्ट IOU का है कि IOU गवर्नमेंट की गारंटी के ऊपर हम चल रहे हैं, उसके ऊपर IOU। तो
गवर्नमेंट की जो गारंटी है उसके ऊपर ये करेंसी चल रही है, लेकिन इसके अंदर फ्लक्चुएशन बहुत हैवीली होती है और इसके अंदर इन्फ्लेशन की वजह से, करेंसी की सप्लाई की वजह से और बहुत सारे और दूसरे फैक्टर्स हैं, वो हम डिस्कस करते हैं, इसको करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिर हम देखेंगे कि पाकिस्तान के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसी है और फिजिकल पॉलिसी है वो क्या है, क्योंकि हमारा जो स्टेट बैंक का 1956 का जो एक्ट है उसके अंदर जो उसका प्रीएम्बल है उसमें ये सेंट्रल बैंक की वैसे भी जिम्मेदारी होती है कि वो मनी सप्लाई को और इन्फ्लेशन वगैरह को कंट्रोल करे। तो इस वक्त जो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, एक्सपेंशनरी है, कॉन्ट्रैक्शनरी है, फिजिकल पॉलिसी क्या है, फिजिकल पॉलिसी का पर्पस क्या है, और जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है फिर बजट के साथ उसे कंपेयर करेंगे। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक आम आदमी से पूछें तो वो टैक्स कहेगा मैं दे रहा हूँ और वो दे भी रहा है, तो फिर वो जो उसके एक्सपेंडिचर हैं वो ये उसके जो कलेक्शन है टैक्स की जो बढ़ी है, यानी इस दफ़ा 9,200 अरब रुपए की कलेक्शन का टारगेट है। इससे पहले पिछले साल 7,400 का था, उससे पहले 5,800 का था। तो ये जो कलेक्शन हो रही है तो बजट के अंदर कैसे चेंज आ रहा है और स्पेंड गवर्नमेंट का कहाँ से कहाँ पहुँचा है, तो इन चीज़ों को भी हमें देखना है। और इसको देखते हुए अब जो बजट बनना चाहिए वो क्या अप्रोच होनी चाहिए उसको भी हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। इस वीडियो का मकसद ये था कि जो नोटिस आ रहे हैं इनका पर्पस थोड़ा सा क्लियर कर सकूं, मैं इनका स्कोप समझा सकूं कि ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। तो ज़रूर वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।